Today's guest on our podcast is an educationist with a difference. She was the founding principal of Jamnabai Nursery School, Gift City at Gandhinagar. She's also the co founder director of the International School of Thrissur at Kerala. We welcome Kavita Bajpai for a stimulating conversation on all things education. Kavita Bajpai, we welcome you, and it is a pleasure to have you here with us. Without further ado, let's dive deep into the world of education. संस्कृत में एक शब्द है द्विधा और हिंदी में एक शब्द है दुविधा. द्विधा का मतलब होता है ऑप्शंस, दुविधा का मतलब होता है कंफ्यूजन. जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा कंफ्यूजन. आईबी, आईजीसीएससी, एसएससी, सीबीएसई, ए लेवल्स, आईसीएसई, कुछ छूट गया तो मुझे मालूम नहीं है. लेकिन बच्चे करें तो करें क्या? बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं. कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन विच बोर्ड्स आर गुड? कौन से बोर्ड कौन से बच्चों के लिए हैं, और क्या बोर्ड से ये पता चलता है कि बच्चे जो फ्यूचर में अपना करियर पाथ चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कैरिकुलम चूज करते हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद एक इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही होलिस्टिक क्वेश्चन है और मैं इसको पार्ट वाइज लेना चाहूंगी. तो जो फर्स्ट थिंग है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आई थिंक ये प्रोग्रेस की निशानी है कि हम प्रोग्रेसिव हैं, कि इंडिया में हम हैं, इंडियन करिकुलम है, इंडियन आपके पास बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं. अब सवाल उठता है कि इसमें से कौन अच्छा है या क्या कंफ्यूजन है. तो अच्छा या बुरा इज अ वेरी रिलेटिव टर्म. आप किसी भी चीज को आप अच्छा या बुरा कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी रिलेटिव. एंड किसी भी बोर्ड को अच्छा कहना या और भी अच्छा कहना इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. तो जब आप ये बात करते हैं कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि सारे बोर्ड्स के जो लर्निंग आउटकम है दे आर द सेम. अगर वो चाहते हैं कि एक 5 साल के बच्चे को या 7 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को 14 साल के बच्चे को ये आना चाहिए, दैट इज अ लर्निंग आउटकम. नाउ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर डिफरेंट, कि कैसे आना चाहिए वो डिफरेंट है. मतलब आप ये कह रही हैं कि द मेथोडोलॉजी एंड द प्रोसेस, द सिस्टम इज डिफरेंट. The approach, the execution as well. Approach and the execution is also different. Yes. Okay. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कौन सा करिकुलम सूट करता है, कौन सा बोर्ड सूट करता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे. जोग्राफिक नीड्स या आपकी डेमोग्राफिक नीड्स पे, आपके पास रिसोर्सेज की क्या अवेलेबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है. प्लस जो मेरा पर्सनली मानना है कि किसी भी बोर्ड से आप किसी स्कूल को जज नहीं कर सकते. इट्स अ हाईली ओपिनिएटेड टर्म कि अच्छा है या बुरा है. कारण ये है कि कोई स्कूल क्या प्रैक्टिसेस करता है, क्या अप्रोच है, कैसे वो बच्चों को ग्रूम कर रहा है, सभी कुछ उस पर डिपेंड करता है. तो उससे उनका करियर कैसा बन रहा है, या एक पर्टिकुलर बोर्ड एक अच्छा करियर बना रहा है, दूसरा बोर्ड उतना अच्छा नहीं कर रहा है, आई थिंक दिस इज ऑल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्कूल and the execution. Because as I said in the beginning also, it's all about the developmental milestones. And कोई भी government, कोई भी board, कोई भी curriculum आपको रोकता नहीं है best of the practices implement करने से. बिल्कुल. Can you explain what is pedagogical approach? इसको थोड़ा simplify करके अगर आप समझा पाएं प्लीज. Pedagogical approach is a very holistic term. जैसे आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आप सोच कर पढ़ा रहे हैं, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कितना आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितना आउटपुट है, ऑल दीज थिंग्स दे कंप्राइज टुगेदर एंड दे कॉल पेडागोजी. सो पेडागोजी इज समथिंग एनीवन कैन डेवलप. हर स्कूल अपनी पेडागोजी डेवलप कर सकता है. टीचर्स को, स्कूल को, पेरेंट्स को थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड होने की जरूरत है. और आज के टाइम में रिसर्च इज नॉट अ बिग थिंग. आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, उससे आपका टेक अवे क्या है, एंड दैट विल हेल्प यू डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पेडागोजी. ब्रिलियंट. एक ऐसी मान्यता है कविता कि
जो लोग एसएससी बोर्ड में होते हैं या जो लोग सीबीएसई बोर्ड में होते हैं, और आपने शायद सुना भी मेरे इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा कि रट्टा मारो और पास हो जाओ. Rote learning is something that students do, who are in SSC or ICSE or CBSE board. And for the students who are doing their A levels or who are in IB or IGCSE, it is all about original thinking. जो आप कह रही है, इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो बच्चा आईसीएससी, एसएससी या सीबीएसई में भी पढ़ता है, अगर उस स्कूल की पेडागोजी, उस स्कूल की लर्निंग मेथड्स, टीचर और स्टूडेंट के बीच का तालमेल अगर सही है, तो वो बच्चा भी उसी तरीके से पढ़ाई करेगा जैसे एक आईजी और आईबी का बच्चा करता है. बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट, सी आईजीसीएसई क्या है? इट्स अ नेम ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेड 10. आईसीएसई क्या है? इट्स अ नेम ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेड 10. सो यहाँ कुछ मैटर ही नहीं करता कि वो बच्चा कौन सा बोर्ड कर रहा है. इनफैक्ट मेरे पास भी कई बार बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब पेरेंट्स आते हैं एक नर्सरी क्लास के एडमिशन के लिए, K1 K2 के लिए आते हैं और पूछते हैं कौन सा बोर्ड है या आगे इस बोर्ड से हमें क्या बेनिफिट्स है. मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि बोर्ड इज अ सर्टिफिकेशन जो आपको सर्टिफाई कर रहा है कि आपने ग्रेड 10 पास किया, आपने ग्रेड 12 पास किया. कैसे पास किया वो स्कूल को डिसाइड करना है. ओके. नंबर 1. नंबर 2, जो रोट लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज कहीं पे, मैं खुद एजुकेटर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत ब्लंट होके बोलूंगी कि हमारे यहाँ की जो टीचर्स की मानसिकता रही है या जो टीचर्स की अप्रोच रही है, वो धीरे धीरे धीरे, मैं जेनरिक स्टेटमेंट दे रही हूँ, कुछ बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत हार्डवर्किंग भी हैं, बट अदरवाइज हमारे अंदर हाउ टू इवॉल्व, हाउ टू चेंज विद टाइम, वो रहा ही नहीं है. तो जब आप उस पे काम नहीं करेंगे तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आप टीचिंग कर रहे हैं वो बेस्ट उसका ट्रांसलेशन क्लासरूम में हो रहा है. आई वुड टेल यू, मेरा एक बड़ा फेवरेट कोट है और जो मैं मोस्टली कोट करती भी हूँ, इट इज बाय सर जॉन डूई, एंड ही सेड, इफ वी टीच द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हाउ वी वर टॉट येस्टरडे, वी आर रॉबिंग देयर टुमारो. ब्यूटीफुल. सो अगर हम इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर आप किसी भी स्कूल में पढ़ा लीजिए, आप रोट लर्निंग ही कराएंगे. बट इफ यू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट, इफ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. और हम ज्यादा दूर क्यों जाएं, कोविड टाइम में आई थिंक बहुत सारे टीचर्स के काफी सारे अपडेट्स हम सभी को मिल रहे थे कि एक टीचर वो बेचारा अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए वो पेड़ के ऊपर बैठते थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी. वो भी हुआ है. एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचर्स इवॉल्व हुए हैं और उसमें कोविड का बहुत बड़ा योगदान रहा है. मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, बट वो बहुत जरूरी है समझना कि टीचर्स को भी समझ में आया है कि विदाउट द ग्रोथ माइंडसेट दे कांट ग्रो एंड दे कैन नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. दैट्स हाउ ये जो जर्नी रही है ड्यूरिंग कोविड, और मे बी यू कैन से प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड, in a very lay person's language, if I say, I would call it a pen to pen drive. Pen to pen drive. Yeah. Teachers have learned to be technical by nature, right? And also थोड़ा tech savvy हुए हैं. पहले वही सेम टीचर जो शायद अपना फोन भी अपने घर में बच्चों को, हस्बैंड को या वाइफ को, जो भी हैं, उनको आप पूछ रहे होते थे कि इसमें ये फीचर का क्या करना है. I think now they know. So they know how to create the PPTs, they know how to present it, they know how to involve technology. Correct. तो अभी अगर हम बोलते हैं कि आज भी अगर टीचर्स वो पुराने मेथोडोलॉजी पे लौटेंगे तो रोट लर्निंग कहीं नहीं जाएगा. बट वी हैव टू हैव द ग्रोथ माइंडसेट, वी हैव टू इवॉल्व विद टाइम. सो देयर इज नथिंग विद द बोर्ड्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द बोर्ड्स. आप कुछ भी चूज कीजिए, डिपेंड करता है कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कितने क्वालिफाइड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे. इट इज नॉट समथिंग कि बोर्ड को हम टैग कर दें या लेबल कर दें कि भाई ये रोट लर्निंग है और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. नंबर 1. नंबर 2, व्हेन यू से कि ओरिजिनल थिंकिंग इंटरनेशनल करिकुलम में होती है, इंटरनेशनल करिकुलम में ओरिजिनल थिंकिंग है, वो आप सेम ओरिजिनल थिंकिंग यू कैन ब्रिंग इन द स्टेट बोर्ड करिकुलम आल्सो, यू कैन ब्रिंग इन द नेशनल करिकुलम आल्सो. तो करिकुलम तो आपको बोल ही नहीं रहा है ना कि आप मत करो. दे आर गिविंग यू द टॉपिक. ये आपके ऊपर है कि हाउ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव यू आर एंड हाउ डू यू टीच. सो
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेटर्स के ऊपर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स के ऊपर, एंड उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर टू सपोर्ट देम। So, what you are essentially saying is that teachers also have to learn, यस, unlearn, and एंड रीलर्न, relearn, यस, एब्सोल्युटली। right? And if teachers stop learning, then it somewhere reflects in their pedagogical approach towards the student. इससे मुझे और एक बात जो ख्याल में आती है, कई पेरेंट्स को आज ऐसा लगता है कि उनके बच्चे अगर इंटरनेशनल करिकुलम में नहीं जाते हैं या इंटरनेशनल स्कूल्स में नहीं जाते हैं, तो उनके बच्चे पीछे रह जाएँगे। यू नो इन टर्म्स ऑफ जो एक सोशल हायरार्की है और इंटरनेशनल स्कूल्स को एक स्टेटस सिंबल सा मिला हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। माय नेक्स्ट जी, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट फीस, बट पहले हम इस पे बात करें कि ऐसा क्यों है कि अगर किसी का बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाता है vis-a-vis someone who goes to a नेशनल स्कूल, तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका बच्चा पीछे रह जाएगा? देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और हम्म, इसकी मैं एक एनालॉजी देना चाहती हूँ यहाँ पे। हम्म, एक टाइम था कि जब एयर ट्रैवल यूज्ड टू बी द लग्जरी, करेक्ट। राइट? तो जो लोग एयर ट्रैवल करते थे तो वो दे यूज्ड टू एंश्योर, बताना ज़रूरी समझते थे कि मैं फ्लाइट से आई हूँ या आया हूँ। हम्म, वेयरइन जो दूसरे जो मासेस होते थे वो बात करते थे रेल ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, रोड ट्रैवल, इन सब की, ठीक है? विद टाइम क्या हुआ? वो लग्जरी आपकी नीड में कन्वर्ट हो गई, एब्सोल्युटली। ओके? अब आज की डेट में अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, आज से 10 साल पहले मैं फ्लॉन्ट करती थी कि मैं बाय एयर ट्रैवल करती हूँ, हम्म, क्या मैं हम्म, आज कर सकती हूँ? नहीं, आई कैन नॉट। क्योंकि हर कोई कर रहा है। सारे ही कर रहे हैं। सो बिल्कुल। आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी ह्यूमन साइकोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि ये पेरेंट्स के माइंड में है कि दे वांट टू जस्ट चिन अप एंड दे वांट टू से दे माय वांट टू चाइल्ड फ्लॉन्ट, स्टडीज या इन द या इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल, हम्म, राइट? हम्म, wherein the other child who's studying in any other school, हम्म, I don't think so कि वो कहीं से कम है। एंड आई टेल यू, उसका एक दूसरा साइड भी है। यही पेरेंट्स जब उनको कहीं पता चलता है कि अच्छा नहीं, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को अभी मेडिकल एंट्रेंस लिखना पड़ेगा या इंजीनियरिंग एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, चलो नेशनल करिकुलम में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अलाइंड है ये करेक्ट, सारे एंट्रेंस एग्जाम से। करेक्ट। सो आई थिंक वो काफी शफलिंग, और ये जो एक जिक्सॉ पजल जैसी अपने आप क्रिएट की हुई है सभी ने, हम्म, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है। बट आई हम्म, डोंट थिंक सो कि दिस इज़ अ स्टेटस सिंबल कि किसी का बच्चा इंटरनेशनल करिकुलम में पढ़ रहा है और किसी का बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है। ये पर्सनल चॉइस है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। और खासकर आपने जो एनालॉजी दी, एयर ट्रैवल 10 years ago and air travel today, which was a luxury, and because it was a luxury and few people could afford it, it was like a status symbol and people would flaunt it. And if you compare air travel today, it is a necessity and या everyone travels by air. So if we look at the economics of international school हुँ, vis-a-vis the economics of a normal national school, which has a SSC or a HSC or a CBSE board, why is there such a huge difference in the fee structure? अगेन इट्स अ माइंडसेट। इफ माय चाइल्ड इज गोइंग टू द इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल, देन आई वुड बी एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग which should be niche in nature. It should be Mm-hmm. elite in nature. Mm-hmm. We should have best possible resources. मुझे क्लासरूम भी एयर कंडीशन चाहिए, मुझे बसेस भी एयर कंडीशन चाहिए, मुझे बेस्ट ऑफ द कोचेस चाहिए, बेस्ट ऑफ द टीचर्स चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, बेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो Mm-hmm. एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, Mm-hmm. एंड आई वुडंट कॉल इट that the fee structure is very high. Yeah, difference is there, but it's all about value for money. Mm-hmm. And no school is going door to door and bringing the parents out and saying कि भाई मेरे स्कूल में एडमिशन ले लो। बिल्कुल। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप लीजिए, क्योंकि आप जा ही इसीलिए रहे हैं बिकॉज यू वांट द लग्जूरियस एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, एंड Mhm, आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट आल्सो। mhm, उसमें मुझे mhm. नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। So what you're saying is that the infrastructure at the international curriculum schools is much better
than the national curriculum schools, and that is why you have to pay that extra premium for Hmm. that infrastructure. So it's a vicious Also, cycle. Sorry yeah, to cut you in between, but it's a vicious cycle. International school means the mindset says it has to be the best of the infrastructure. Hmm. Now, for best of the infrastructure, it would come with a fee. So it's a cycle, absolutely, because anything which is good, which has quality, Yeah. will always have a premium. Yes. But this is also true for the teachers, right? Yeah. Because the quality of teachers. Yes. So I want to ask you, the quality of teachers at international school, and when you compare the quality of teachers with schools which have national boards like SSC and CBSC, do you think the quality of teachers also differ because the teachers are paid handsomely in international curriculum schools? Teachers are paid handsomely in international curriculum schools because they have been put into research, they have been put into to learn new techniques, and they are being developed as the living resources. So Okay. क्या होता है जो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगी विच आई एम नॉट सेइंग कि नेशनल करिकुलम स्कूल नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच. Mhm. जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है किसी भी स्कूल में विच शुड बी प्रोग्रेसिव स्कूल, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन देयर टीचर्स. उनकी ट्रेनिंग पे ओवरऑल जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या उनका जो एक ग्लोबल माइंडसेट है Mhm. या वो क्या लर्न कर रहे हैं एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटिंग दैट लर्निंग इन द क्लासरूम, एंड देयर इज अ साइकिल. Mhm. सो इट्स नॉट समथिंग कि भाई एग्जाम आपका सेशन शुरू होने के पहले 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ, अभी आप 1 ईयर के लिए फुर्सत. ये नहीं होता है. सो रेगुलर इंटरवल पे आपकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, रेगुलर इंटरवल पे आपको बेस्ट ऑफ द रिसोर्स पीपल मिल रहे हैं. Mhm. आपके पास काफी कुछ इतना मटेरियल हो जाता है कि जहाँ पे you yourself are getting involved and engaged into research. Mhm. So Mhm. it's all about the readiness. So Mhm. international schools में या international curriculum schools में the prime focus when they talk about teachers becomes this. Mhm. So it's all about the readiness. Now, how about the national curriculum schools or state board school? Again, as I said earlier also, no one stops. It has to be in their own approach. They have to develop this. So Right. there are few very good schools which are, the national curriculum schools or the state board schools are doing phenomenally well. Mhm. Reason? Because they are investing in their teachers and they're developing them as a resource. That is one. Mhm. Second, very important thing is what happens is the attrition rate amongst teachers is very high. It's a universal problem कि teachers का बहुत frequent changes होते हैं. तो जो इंटरनेशनल स्कूल का सिस्टम होता है उसमें जो मुझे एक मेजर डिफरेंस लगता है, बिकॉज आई माई सेल्फ बिलोंग टू अ स्कूल विच imparts international curriculum education, we work upon creating a system driven system A system driven system. rather than, Okay. of course, we give lot of value to human resources, Mhm. but again we create a system कि अगर कोई आज है और कल नहीं है, the Mhm. system has to continue. The child should not suffer. The Lovely. education, the system should not suffer. Wherein अगर हम ये नहीं करते तो आज मेरे पास एक बहुत अच्छा टीचर है, कल को मेरा अच्छा टीचर चला जाता है या चली जाती है, उसके बाद to get into the shoes of that person would be one challenge. Correct. To live up to the expectations would be the another challenge. So it is always required कि स्कूल की अप्रोच क्या है, स्कूल किस तरह के सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं, स्कूल क्या ट्रेनिंग इक्वेशन स्कूल में क्रिएट कर रहे हैं. सो Mhm. आई ऑलवेज फील कि टीचर्स ट्रेनिंग शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड हियर समवेयर international schools or international curriculum schools, B, the progressive mindset schools, they take the edge. क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में IB, IGCSE, A levels और ये जितने भी इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल्स के आने के बाद, these schools have mushroomed all across the country in the last 7, 8, 9 years. इनके आने के बाद जो नेशनल करिकुलम स्कूल्स हैं, those schools have taken note of this and they have started improving in terms of their pedagogical approach, in terms of their systems, infrastructure, because जहां कहीं पे भी कंपटीशन होती है वहां पे हमेशा आप देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगती है उस इंडस्ट्री में, और खासकर ऐसे प्लेयर्स जो कंप्लेसेंट थे और
अडॉप्ट नहीं कर रहे थे या अडेप्ट नहीं कर रहे थे नई चीज़ों को, वो अचानक से वो जागते हैं एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग एंड अडेप्टिंग या टू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। देखिए इंडिया बहुत वास्ट ज्योग्राफी है। हुँ, हुँ, और अगर आप आईबी और कैम्ब्रिज स्कूल्स की बात करें तो वो अभी भी दे आर हैंडफुल ऑफ। इफ हुँ, यू हुँ, लुक एट द पॉपुलेशन वी हैव, द ज्योग्राफी एंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, तो उनके सामने इट इज हार्डली 1-2%, 3% काइंड ऑफ अ थिंग। सो डेफिनेटली माइंडसेट चेंज हुआ है, हुँ, हुँ, बट टीचर्स का, अब टीचर्स उसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज और टियर 2 सिटीज। हुँ, हुँ, टियर 3 टियर 4 में अभी भी कुछ खास चेंज नहीं आया, बिकॉज मेट्रोज में और टियर 2 में देर आर टीचर्स दे फील कि ठीक है एक इंटरनेशनल स्कूल में जॉब मिल जाएगा तो आई बी इट्स सॉर्टेड नाउ, आई गेट गुड सैलरी। International school, like many other schools, they give good perks as a care package, like बच्चों का education free हो गया and all that. So वहां पे टीचर्स के माइंडसेट में थोड़ा चेंज आया है, बट अगर आप ये बात करते हैं कि नहीं पूरा कंट्री वाइज चेंज आया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारे हर लेवल की सिटीज, इवन विलेजेस में भी स्कूल्स हैं। हुँ, हुँ। द ओनली थिंग इज चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो आएगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एनईपी। बिकॉज नेशनल एनईपी, एजुकेशन पॉलिसी। हाँ जी, NEP 2020, because NEP is talking about flexibility, adaptability, teachers training, options, and many other things. And this is something कि जो ये जो national curriculum schools हैं या state board schools हैं, and as well as the international curriculum school, I think उनके बीच का जो difference की हम बात करें वो काफी कम हो जाएगा। Definitely, I mean, they have the edge because ये इस तरह की practices, experiential learning, flexibility, adaptability they are doing. हुँ, हुँ, बट हुँ, बाकी हुँ। स्कूल्स भी जब आएंगे, आई थिंक द रियल कंपटीशन विल स्टार्ट देन। ओके। बिकॉज तब ये जो आप जागने वाली बात कर रहे हैं ना बाकी स्कूल्स की, शायद वो तब एक्शन में आएगी, क्योंकि जब इनको समझ में आएगा कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, देन हुँ, व्हाई हुँ। नॉट अ लिटिल एक्स्ट्रा। करेक्ट, करेक्ट। सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। so the point is they have to change their mindset, and child coming from any background, from any curriculum, can do as wonders as you talk about the international curriculum students to do. Lovely, lovely. Kavita, this is so reassuring to hear. Yeah. And a lot of parents and students, are going to sleep peacefully after listening to this podcast, that there is no need for them to feel inferior. In fact, there is nothing as inferior or superior. It is all about the school, the teacher and the student connection, and the pedagogy, as you've explained. Yes. Brilliant. Uh, Kavita, as you know, that I am a Vastu consultant, and I am in a profession where I get to meet a lot of new people. And these days, there is one specific problem that Mm-hmm. most of the parents, when I visit homes for a Vastu audit, they discuss this problem with me. And this problem is of mental health. I don't know whether it is COVID. You'll be in a better position to explain whether it is post COVID situation or it is just because of the kind of pressure Mm. that children are being subjected to these days. A lot of children are complaining Mm-hmm. of, having some or the other kind of mental problem. There are children who have sleep issues. There are children clinically depressed. There are children who are on anti-anxiety pills. As an educationist, as a teacher, and as a mother, what is your take on this pressing issue of mental health? See, mental health is something which is really, as you rightly said, कि pressing issue है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि थोड़ा लोगों में अवेयरनेस हुई है, Mhm, लोग थोड़ा वोकल हुए हैं, mhm, एक्सेप्टेंस आई है। mhm, दूसरा है कि डेफिनेटली प्रेशर तो है, mhm, पीयर प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, आप किसी भी तरह के प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, mhm. so pressure is there. So I think it's all about creating a conducive environment. That is number one. Sorry, can you elaborate when you say conducive environment? What do you mean? Yeah.
So I always say that for the growth of any student or a child, the school and the parents are the equal stakeholders. So basically, the equation between the school and parents is very important, number one. Number two, parents have to come out of the mindset of हमारे जमाने में तो, बिकॉज क्या होता है ना, आज भी अगर आप बच्चों से बात करो तो अरे हमने तो कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी, अरे हमने तो कभी ये एक्स्ट्रा नहीं किया, हमारी पढ़ाई पे कभी इतना खर्चा नहीं हुआ, एंड देन दे इनडायरेक्टली स्टार्ट प्रेशराइजिंग चिल्ड्रन कि तुम पे इतना खर्च कर रहे हैं, तुम्हें ये बनना है, शर्मा जी की बेटी ने ये किया, गुप्ता जी के बेटे ने वो किया। आप इस तरह की जब बातें कर रहे हैं, आप प्रेशर अपनी तरफ से ला रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, अच्छी बात है, आप मोटिवेट कर रहे हैं। शायद अगर मैं कुछ पेरेंट्स को अब बात करती हूँ तो ये कहते हैं कि फिर मोटिवेट कैसे करें। तो अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो आप उनको फेलियर के लिए भी तो प्रिपेयर करो। आप उनको, उन पे रेजिलियंस आपको लाना पड़ेगा ना। बच्चा स्कूल से रेस में दौड़ के आ रहा है, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि बेटा कौन से नंबर पे आए? पहले ये तो पूछो कि बेटा पूरी रेस कंप्लीट की, दौड़े। बहुत अच्छा। सो द पॉइंट इज हमारी अप्रोच में चेंज होना है। द वेरी फैक्ट दैट स्कूल्स हैव नाउ, the schools are now thinking of setting up a wellness center, also goes to show that the entire environment is so demanding for children, isn't it? Yes. क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमने तो कभी बच्चों की एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ कविता, हमने कभी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सुनी नहीं थी। और कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, और आपने कांस्टेंट रनिंग की बात की। मतलब बच्चे आजकल कॉन्स्टेंटली ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है अपने लिए कुछ करने का। अगर कोई हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे हम कहते हैं वो भी अगर कर रहे हैं तो कहीं पे दूसरे किसी को आउटशाइन करने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने आप की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। करेक्ट। बेसिकली मुझे क्या लगता है, ये माइंडसेट डेवलप होना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स में भी और स्कूल्स में भी, कि अगर मेरा बच्चा अभी तक जो भी परफॉर्मेंस थी वो 60% की थी। चलिए अब मैं बहुत ही सिंपल केवल परसेंटेज की इसलिए बात करूंगी बिकॉज ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। तो 60% की थी, आज मेरा बच्चा 65% लेके आया है। शुड आई नॉट सेलिब्रेट? मुझे ये क्यों देखना है कि क्लास में हाईएस्ट तो 92% है, मैं क्यों देखूं? मेरा बच्चा 60 से 65 पहुंचा है, दैट शुड बी द रीजन टू सेलिब्रेट। करेक्ट, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। मैं तो इट्स बिन 25 इयर्स की टीचिंग में रही हूँ, एजुकेशन की फील्ड में हूँ। आप जिन बच्चों की बात करते हैं ना, जो बच्चे क्लास टॉप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिलीव यू मी, सो कॉल्ड मीडियोकर चिल्ड्रन, दे आर डूइंग द बेस्ट ऑल ओवर। क्योंकि वो मीडियोकर आपके मेरे परसेप्शन में थे, बिल्कुल वो मीडियोकर नहीं थे, दे वर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, द रियल प्रॉब्लम सॉल्वर्स, कि कम पढ़ा और जितना चाहिए था उतना अचीव कर लिया। करेक्ट, they were the innovators, absolute, right? So I think ये जो ग्रेडिंग हम कर रहे हैं या जो ऐसे ब्रैकेट्स बना रहे हैं ना, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये कंपटीशन है, I think there has to be a competition with the self, and that we all have to understand, otherwise this rat race will never stop. And I really like what you said about the treadmill running. It is treadmill because at the end of the day आप वहीं खड़े हो. Correct. You're stationary. Absolutely. And you're running. That is why it is not I taking use the you word anywhere. treadmill. Yes. Correct. It is not taking you anywhere. आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ नया सीख रहा है, एवरी डे ही इज लर्निंग समथिंग न्यू। बच्चे को लगता है कि वो भी कुछ कर रहा है, बट अगर ऑर्गेनिकली देखा जाए और उसके स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए और मेंटल हेल्थ को देखा जाए तो एज एन इंडिविजुअल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि पूरी सिस्टम ऐसी है कि मैं दूसरे को खींच के नीचे कैसे ले आऊं और फिर मैं अपने आप को ऊपर कर दूं, या then I will then excel. No, I'll stop. Sorry to cut you in between, but बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहता कि दूसरे को खींच के मैं नीचे कैसे लाऊं। बच्चे नहीं सोचते हैं ऐसा। The system is such. System is as such कि क्योंकि system, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स यही देखते हैं कि मेरे बच्चे को 65 आया, मेरे नेबर के बच्चे को 75 आया, या गुप्ता जी के बच्चे को 85 आया। सो इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग
what my child has scored or achieved, I am now regretting that why didn't my child, get the marks which my neighbor's child got. Correct. So that's where the problem is. Absolutely. कि parents have to understand their responsibility. They have to. Yeah. See, at the end of the day, एक क्लास में 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, करेक्ट? एज अ पेरेंट आप पीटीएम में जाके ये क्वेश्चन करते हो कि मेरे बच्चे को ये मार्क्स ऐसे क्यों नहीं आए, मेरे बच्चे को वो पार्टिसिपेशन जो इवेंट पार्टिसिपेशन था उसमें फ्रंट रो में क्यों नहीं था, या वो जो रेस में 4 बच्चे भागे उसमें मेरा बच्चा क्यों नहीं था. दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चंस. ऐसे भी क्वेश्चंस पेरेंट्स करते हैं. बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चंस तो ये भी आते हैं कि जो स्कूल का न्यूज़लेटर आ रहा है उसमें मेरा बच्चा दिख क्यों नहीं रहा है. अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कविता कि बच्चे को मजबूर कर रहे हैं, जो बच्चा नॉर्मल है उसको भी बेचारे को मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाए. Since you spoke about how things have changed post COVID and how a lot of schools have also changed post COVID, do you think that technology is a double-edged sword? Technology has its own benefits, and then there are pitfalls also. Absolutely. So how should parents, create that balance where there is not excessive screen time, and they should also ensure that their child is catching up with all the latest technological advancements that are happening? How can this balance be created? How should one strike a balance? As a teacher, what is your perspective? So absolutely, technology has a major role to play today, and tomorrow even the role is going to be bigger. Definitely, it is here to stay. It is here to evolve. Now the thing is how we are going to get the maximum benefit out of it is important, right? तो अगर हम बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम की, या हम बात कर रहे हैं कि टू मच ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ वेरी क्लियर mindset towards the discipline. But before that, I also want to give you one small example. जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अवेयरनेस again, that is the key. So the awareness and discipline is the key. अब आप बात करते हैं कि इंटरनेट पे हमारा रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है, मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल करिकुलम, सो काफ़ी कुछ रिसर्च वहाँ पे रहता है, एंड चिल्ड्रन दे कीप रिसर्चिंग, दे कीप सर्चिंग. सो द वन थिंग व्हाट आई रेकमेंड, द चिल्ड्रन शुड बी टॉट to choose the right keywords. When they would be choosing the right keywords, they would be reaching to the correct content. So we have to bring in certain checks in the school, in the house, and we also have to bring in a lot of awareness for everything. Besides, there are very good apps. There are very good, like for example, आप बात करते हैं YouTube channel की. Every damn content is available on YouTube. आप किसी भी लेवल का कंटेंट देख लीजिए, मिलेगा. अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई आपको किड्स यूट्यूब ही देखना है, तो बच्चे उस चीज को दे विल से व्हाई. सो द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें इट हैज टू बी inculcated. Now the technology is becoming an habit. It's a habit. तो उसको आपको साथ में inculcate करना पड़ेगा. और कैसे आप inculcate करोगे? Through the awareness and through the discipline. These are the two things. Wonderful. उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो actual जो real reading habits है ना, उनसे भी हम दूर हो रहे हैं. राइट. तो मुझे जो इसका एक बहुत ही रामबाण सॉल्यूशन जो लगता है और जो काम करता है, मैं एज अ मदर भी बोल रही हूँ आपसे, डेवलप द रीडिंग हैबिट फ्रॉम द बुक्स. और मुझे याद है जब मैं अपने बच्चों को बोलती थी तो मैं उनको स्टोरी सुनाती थी कि पता है मुझे इसकी जो नई बुक के पेजेस की स्मेल होती है वो कितनी अच्छी लगती है. जस्ट फील इट, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये पेज टर्न करो, सी हाउ इट गुड इट इज, ये बुकमार्क यूज करो, देखो ये सारी चीजें हैं. तो आपको वो सारी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी. यू हैव टू क्रिएट एंड स्ट्राइक द राइट बैलेंस आपकी लाइफस्टाइल का आज की लाइफस्टाइल में. राइट. सो inculcating the reading habits, that too through the books, is a very good idea. It will develop their vocabulary. It will bring them closer to the morals and values and ethics. They'll get to read a good content.
एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि एक पढ़ रहे हैं तो वो रख दिया, दूसरी बुक उठा ली। जनरली वो हम करते हैं ना कि एक विंडो ओपन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो वो उस तरह का हैपैज़र्ड कुछ भी नहीं रहने वाला है। एंड चौथा, फोकस, क्योंकि आफ्टर कोविड जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है पूरी ह्यूमन रेस को, वो हुआ है हमारा फोकस स्पैन। सो आई Absolutely. थिंक बहुत सारी चीजें हैं, बट उसका जो मैं सोल्यूशन के तौर पे बता सकती हूँ, नंबर वन, एज आई टोल्ड यू, द डिसिप्लिन एंड योर Reading. अवेयरनेस, बट हाउ bring in the reading practices. So I read somewhere that reading gives abs to your brain. Yes. People Yeah. spend so much time gymming, Yes. but if you want to intellectually develop Yeah. your personality, there is no better way than reading. Absolutely. So आपने एक बहुत अच्छी बात की कविता, जब आप टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रही थी, आपने बोला कि राइट कीवर्ड्स। अब राइट कीवर्ड्स पे बच्चों को कन्फाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। और टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा, इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। Correct. तो अच्छी चीजें तो बच्चे सीखेंगे, उसके साथ साथ जो नहीं सीखना है वो भी सीख जाएंगे बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर। अब जब ओवर एक्सपोजर की बात होती है और हमने मेंटल हेल्थ की बात की, तो ये जो सारा एक प्रकार से एक्सप्लोजन हुआ है Correct. इंफॉर्मेशन का, गलत इंफॉर्मेशन का, इससे आजकल स्कूल्स में और कॉलेजेस में सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम, वन ऑफ द रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंसेस इज आल्सो बिकॉज ऑफ ड्रग्स। Hmm. एंड मुझे तो कुछ पता नहीं है ज्यादा, बट आई कीप ऑन हियरिंग दीज टर्म्स, सॉफ्ट ड्रग्स एंड हार्ड ड्रग्स, एंड these days children use the word greens for certain Yes. drugs. They say that, it is a plant based drug, Yeah. it is natural. But so I was talking to a neurosurgeon, and he told me that any substance that changes the brain chemistry is dangerous for the human body. And anything that changes the brain chemistry also eventually changes the size of the brain. And Mhm. once the size of the brain alters, then there are changes in one's personality. Then a person becomes bipolar, or he becomes very depressive or neurotic, and there are changes in his behavior. When I spoke about striking a balance between, using the technology in a right way and using it for the fixed number of hours, vis-a-vis overuse and overexposure, which is leading to a lot of other things, substance abuse addiction and other forms of addiction also. What do you think as a teacher is a solution to these problems of drugs and substance abuse, especially in schools? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि जो आपने ये बताया अबाउट द न्यूरोसर्जन हु हैड गिवन यू दीज इंफॉर्मेशन। आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि एक जो वेलबींग या मेंटल वेलबींग सेल की मैं बात कर रही हूँ, या जो स्कूल्स को डेवलप करनी है या करनी चाहिए, दे शुड ऑल्सो हैव दिस साइड ऑल्सो। I mean, they should invite the neurologists, neurosurgeons, or the experts of their field who can actually talk about these things which are bringing change in the body. Correct. Because there is no machine as complex as a human body. Yeah. और अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप फर्दर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, देन तो देयर इज नो आंसर एंड नो सोल्यूशन। Yeah. राइट? तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो अवेयरनेस टॉक्स हैं वो जरूर होनी चाहिए, because since you're asking the solutions, that is one thing. Second, जो mental well-being cell है, वहाँ पे बहुत openness होनी चाहिए. Mhm. So openness is not only for the school, but even parents have to bring in that openness. So basically, अगर आप किसी भी तरह के change की बात कर रहे हैं ना, वो change किसी एक से नहीं आएगा. Mhm. ये पूरा होलिस्टिक चेंज है जिसमें कंप्लीट सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अदरवाइज हम क्यों बोलते हैं, आप याद कीजिए जब हम लोग बचपन में ऐसे लिखा करते थे तो हिंदी में होता था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, Mhm. या Mhm. वी आर दी सोशल एनिमल्स, Correct. राइट? तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी स्कूल्स की है, जितनी पेरेंट्स की है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हम सबके फ्यूचर की बात है। Mhm. But it has to be a collective effort, एब्सोल्युटली, इट right? हैज टू बी अ Right? कलेक्टिव एफर्ट। And all stakeholders who are responsible for the development of the child यस, should be held accountable.
Yes. And it is not only the school's responsibility, schools, teachers, parents, friends, and Yeah. family. Yes. Absolutely. Brilliant. Brilliant. We spoke about technology and the downside of technology. So this naturally brings me to one of the most talked about topics today. Mm-hmm. In all spheres of life, Right. but in education more so, because AI has created a disruption Yes. everywhere. Correct. Will AI also create a disruption in the knowledge gathering process of a child? I don't think so. Mhm. Because, here in education, I take disruption as a very highly positive term, Mhm. right? The only thing is AI or a generative AI, what we are talking about, जो आजकल ये चैट जीपीटी चल रहा Correct. है, या फिर और भी काफी सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं. Mhm. सो जो आप ये बात करते हैं AI की, if AI is treated as a tool, Mhm. right, it will never overcome the human minds, because these are the human minds only who are developing it. So my question is, will it stop the human mind from developing? There are certain faculties in human mind which might become dormant, Hmm. because when somebody uses a chat GPT Hmm. or any kind of artificial intelligence platform, there are ready-made answers, and there is a certain part of the brain which will just go dormant. Yeah. I want to write an essay. There are 50 different options. So I am not using that part of my brain which I would have used. Hmm. But because of this AI intervention, uh, you know, that part of my brain will not be used. And once I become habituated to getting information so easily without any effort, it is going to hamper my development as an individual and as a human. See, the thing is, every coin has two sides, right? So one side is that this has become a good supportive tool. This has become, it saves your time. आपका time बच रहा है, आपको support मिल रहा है. आपका language, अगर आप efficient नहीं है, language proficiency नहीं है, वहाँ पे भी आपको काफी कुछ support मिल रहा है. अनदर थिंग इज कि भाई ये डेवलप तो ह्यूमन ब्रेन्स ही कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन ब्रेन्स का आप देख सकते हैं किस लेवल पे उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पहुंच रही है. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड. द नेगेटिव साइड इज ओवर यूज और एक्सेसिव यूज और रॉन्ग यूज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग. बट इसमें रेगुलेशंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि आज आज दुनिया के कई एक्सपर्ट्स एआई पे रेगुलेशन लाने की बात कर रहे हैं. मुझे भी लगता है, एंड आई थिंक विद टाइम्स इट विल हैपन. ये अभी सब कुछ बहुत नया है, राइट? अभी तो अगर आप लेकिन सॉरी, बोलेंगे, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये नया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कोई बैरियर्स नहीं होते. करेक्ट, टेक्नोलॉजी डजंट हैव एनी जियोग्राफिकल बैरियर्स. करेक्ट, एक करेक्ट. बार टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई तो वो इतनी रफ्तार से पूरी दुनिया में स्प्रेड होती है कि उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक द रेगुलेशंस पे काम ज़रूर होगा, आई एम वेरी श्योर. क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो विद टाइम होंगी. ये बहुत रिसर्च का मैटर है कि रेगुलेशंस आने भी चाहिए तो कैसे आने चाहिए, किस तरह की चीज़ें कवर होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. सो देयर आर मेनी थिंग्स. कविता, गांधी जी ने 1937 में वर्धा में जी. एक बहुत बढ़िया स्पीच दी थी हुँ. नई तालीम पे. जिस स्पीच में उन्होंने एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात की, करेक्ट. इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की. एब्सोल्युटली.
फिर 1948 में कोठारी कमेटी रिपोर्ट ने इस पे कुछ भी नहीं किया। फिर 1968 में राधा कमीशन रिपोर्ट आया, उसमें भी नई तालीम पे कुछ नहीं किया गया। 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी कुछ नहीं किया गया। 2019 में जो एनईपी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें ये एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, ये जो नई तालीम की बात गांधी जी ने 1937 में की थी, वही बात इस पॉलिसी में अलग ढंग से की जा रही है। बिल्कुल। Please throw some light as a teacher, as an educator, as a school owner on the new education policy and how it is going to change the landscape of the Indian education system. First of all, very well researched question. The way you have told me the chronology, I mean, that shows your research. So Thank you. is one aptitude which is required to be developed amongst the students. Right. They have to be research oriented, right? On Besides, a lighter note, मैं SSC board से हूँ. So now you know all the answers. I don't have to justify my answers like school or board or what, right? Right. So just to tell you, even I come from the state board. Yeah. Right. But I always give it to my teachers, my family environment, and the people around me, the kind of the freedom and the kind of the mindset was given to me. Yeah. Now, coming back to this experiential learning. So, experiential learning or interdisciplinary or transdisciplinary way of teaching is something where a child learns, even the abstract things also in such a manner that it becomes unforgettable. Mm-hmm. And they also understand the application and synthesis of it. Mm-hmm. I think this is what is required, right? Only knowledge is not enough. Absolutely. The application is enough. And the gap required. between the education and employability. Yeah. Okay, there was a huge gap. Yeah. And there is still a huge gap. Yes. I think NEP, I need to understand NEP from you. But whatever little that I've understood, I very strongly feel that this gap between education and employability will no longer exist if NEP is fully incorporated. Yeah, so that is one thing. Even I am of the same opinion if NEP is fully incorporated, which again, I'll tell you, in the vast geography like India, it will take its own time. Mm-hmm. It won't happen overnight. Mm-hmm. Second thing is NEP is interesting. NEP is quite contemporary in nature. Mm-hmm. It is very much student-centric. Mm-hmm. It talks about flexibility. It talks about subject choices. Mm-hmm. Since you said you come from SSC, I say I come from State Board. And if we go back to our days, in our times, it was like after 10th, you choose either science, humanities, or commerce. If you're choosing science, then you choose PCM or PCB. Correct. And then move forward. Yeah. Right? Yeah. Now, I will be just bringing few things or few elements from the international education system, and then I'll come to NEP. Mm-hmm. Now, when you talk about IB or you talk about Cambridge curriculum or you talk about any other curriculum, Pacific curriculum or any other curriculum, they always spoke about flexibility. Mm-hmm. So, not necessarily a student is doing biology cannot do psychology or doing psychology cannot do geography or history or global perspective or mathematics or French or Spanish, right? So this flexibility now NEP is endorsing. What Mahatma Gandhi spoke about, what many other big time educationists spoke about, what we are talking in NEP is all about this flexibility. So the children are free to choose the subjects based upon their aptitude. That is one. Second is, there is a lot of support in terms of choices available. See, choices पहले भी थी. If I talk about, I come from UP board. अगर आप UP board के subject list देखने जाएंगे, vast it is. But that time there was no compulsion कि आपको ये implement करना है. तो अगर स्कूल सस्टेन कर पाते थे तो करते थे. लाइक स्कूल्स में हिंदी इंग्लिश के साथ अगर वो उर्दू पढ़ा पा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो नहीं पढ़ाएंगे. बट अभी स्कूल्स विल हैव टू कम अप विद अ मैंडेट कि भाई अगर 5 बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को की डिमांड कर रहे हैं या 7 बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, then they have to come up with a solution, right? So
एम्पावरिंग है एनईपी. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज Correct. एनसीएफ की अगर हम बात करें बेस्ड अपॉन एनईपी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, दैट इज आल्सो वेरी एम्पावरिंग. Mhm. It talks about vocational training. It talks about skill development. Correct. It talks about financial literacy, digital literacy. It talks about Right. about various aspects, right? So as you rightly said, the implementation, it's implementation. Once it happens, then maybe your first question where you have started in your next podcast, when we'll meet, we will not have this question at all, because बिल्कुल. there will be a lot of parity Yeah. between the national curriculum as well as international International curriculum. curriculum. But yeah, as I said, there are a lot of challenges because India is a vast geography. Mhm. We have schools in micro interiors as well. We have teachers, in village schools also. They are in metro cities also. So you can say that there is a lot of disparity. Absolutely. And even the technical challenges, logistic issues are there. So it will take its own time, but once implemented, I think there's no looking back. Absolutely. So here's hoping that NEP will completely change the landscape Yeah. of Indian education system. And education, as they say, Yeah. is a great enabler. Yes. It empowers people. Absolutely. Kavita Bajpai, it was an absolute pleasure talking to you. Thank you so We much. hope to see you soon, and with more insights in the field of education. Also, we would like to hear from you about your experiences next time when we meet, that how difficult or easy it is to set up a school in India, Definitely. because real estate is a big challenge. Yes. But let's keep this for some other day. Thank you once again for your time. We appreciate. Thank you so much. I would like to culminate this beautiful discussion that education is not one person's or one community's responsibility. Education means the empowerment. Yeah. Education means becoming futuristic Mhm. and also being able to adapt the changes what future holds. So to be ready for the unseen. Very And brilliantly for put. that, Yeah. the Yeah. whole society, which comprises of the parents, the educators, the family, the friends, the resources, the the overall the feel or the Mhm. environment what we talk about Mhm. is equally responsible. Mhm. So let us all understand our responsibility and march towards the futuristic goals. Brilliant. What an insightful, enlightening conversation we've had on education. Thank you so much, Kavita Bajpai. Thank you so much. आज के हमारे पॉडकास्ट में कविता बाजपाई ने हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है एजुकेशन को लेके. पहला, उन्होंने बताया दैट एजुकेशन इज बियॉन्ड सर्टिफिकेशन. इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है. क्लासरूम के बाहर भी एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस चालू रहना चाहिए, और ये कांस्टेंट आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नॉलेज गेन करने की. दूसरा, उन्होंने ये बताया कि आपका बच्चा कौन से बोर्ड में जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो पेडागोजी फॉलो की जा रही है स्कूल में ये इंपॉर्टेंट है. पेडागोजी का मतलब होता है the systems in which the knowledge is being imparted in the schools. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर से लिखें कि आप ऐसे और कौन से पॉडकास्ट सुनना पसंद करेंगे, जिससे कि हम वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को आपके लिए बुला सकें. थैंक यू सो मच.